कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कि ढेर सारे इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है और इलाज शुरू हो जाता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि पता चलता है कि बीमारी अभी शुरू नहीं हुई, उससे पहले इलाज शुरू हो जाता है। तो ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंगली यदि हम ये डिसाइड कर लें कि हम बीमारी के किस स्टेज में पड़े हुए हैं तो हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी हो जाता है। और स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़ इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हमें ये भी तो जानना होता है कि यहाँ होम्योपैथिक इलाज का स्कोप है कि नहीं है। होम्योपैथी ज़्यादातर केसेज में इसलिए बदनाम है क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा स्कोप यहाँ नहीं है। वन वर्ड में मैं बोलना चाहूँगा, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। इस बात को जितना आसानी से हम समझ लें उतना ही अच्छा होता है। कई बार हमारे कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ स्कोप्स हैं, तो हम स्कोप को समझें या ना समझें, हमें अपनी लिमिटेशन को समझना चाहिए। मैं इस बारे में ज़्यादा अपने आप को इंसिस्ट करता हूँ और लोगों को भी इस बात के लिए एजुकेट करता हूँ कि जहाँ होम्योपैथी का स्कोप नहीं है वहाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ ना यूज़ किया जाए, अदरवाइज होम्योपैथी की बदनामी होती है। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़ के बारे में बताऊंगा और हर एक स्टेज के अकॉर्डिंग किस जगह होम्योपैथी का स्कोप अच्छा है, किस जगह होम्योपैथी का स्कोप कम है, और इसके अलावा कहाँ ट्रेडिशनल और एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर लेनी चाहिए, कहाँ मरीज को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किन कंडीशन में दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं होती है, लोग झूठ मूठ में परेशान होते हैं। बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल में। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामिया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, बाकी लोगों से शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए फर्दर हेल्थ वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बीमारी के 4 स्टेजेस डिफाइन हैं। मैं जिस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारी केस एनालिसिस के ढेर सारी बुक्स को और ढेर सारे मरीजों का इलाज करने के बाद मैं आपको ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। हर एक बीमारी के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 जो है वो वास्तव में इंडिस्पोजिशन की कंडीशन है, यानी कि यहाँ मुझे लगना तो शुरू होता है कि मैं बीमार हूँ या बीमार होने वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा तो उसमें कोई फाइंडिंग नहीं आई। जैसे हमें गले में खराश होनी शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन में नहीं कुछ आया, TLC काउंट नहीं बढ़ा हुआ है। इसके अलावा हमें बॉडी एक हो रहा है, इन्फेक्शन होने वाला है, हमें कोल्ड का एक्सपोजर हो गया, मैं किसी मेंटल ट्रॉमा से सफ़र कर रहा हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रहा हूँ। तो सो मेनी फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। यदि किसी भी इस तरह के अल्टरेशन के बाद हमारी बॉडी पे जो भी चेंजेस आते हैं उसमें यदि हमें फील हो रहा है, आई एम फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू बी सिक, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेज 1 होती है। इसमें मेडिसिन की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसमें केवल आपको डाइट एंड रेजिमाइन अपनी करेक्ट करनी होती है, बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना होता है, माइंड को रिलैक्स करना होता है, थोड़ा सा लाइट योगा करना होता है, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे एक्यूट वायरल इन्फेक्शंस, बुखार होने वाला है, अभी मैं डल फील कर रहा हूँ, अभी मैं कोल्ड के एक्सपोजर से गुजर के आया हूँ, मुझे थोड़ा अनईजीनेस टाइप की फीलिंग हो रही है, तो इन सारी चीज़ों में आप रेस्ट कर लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, उस डलनेस और बाकी के अकॉर्डिंग थोड़ी सी एनर्जेटिक डाइट ले लीजिए, 2-3 दिनों में ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेकिन आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में किसी आदमी के पास समय कहाँ है भाई, वो क्यों रुकेगा, वो तुरंत झट से पैरासीटामॉल निकालेगा, खाएगा और फिर दौड़ना शुरू कर देगा। तो दोस्त, पैरासीटामॉल चाहे कोई भी दवाइयाँ अमृत नहीं होती हैं। यदि सेफर साइड में आप जानना चाहते हैं तो इंडिस्पोजिशन की केस में ज़्यादातर केसेज में तो हम आपको बिना किसी दवा के ठीक कर सकते हैं, केवल आपके डाइट और रेजिमाइन को करेक्ट करके। लेकिन आदमी डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर उपदेश तो देगा नहीं भाई, कुछ दवा तो देगा ही। दवा में उसने भाई कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी जिसका कोई दूर तक साइड इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में आर्निका दे दिया, एकोनाइट दे दिया, बेलाडोना दे दिया, लेकिन लोअर पोटेंसी में दिया और थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली रिपीट करवा दिया। क्यों? क्योंकि बीमारी होने वाली है, ठीक, मरीज सही हो गया। तो स्टेज 1 में आपको डाइट रेजिमाइन करेक्ट करना है, ठीक हो जाएंगे आप। आपको ज़रूरत महसूस होती है, नॉमिनल होम्योपैथिक दवाइयाँ ले लीजिए, ठीक हो जाएंगे। और अब मेरी बात नहीं मानेंगे तो फिर पैरासीटामॉल ही ले लीजिए। यानी ओवरऑल ये डिजीज़ बहुत आगे तक नहीं जाने वाली, यहीं कहीं सेटल हो जाएगी यदि आप समय से जग गए तो।
स्टेज 2, यदि आपने इस स्टेज में अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो ये बीमारी आगे प्रोसीड करेगी। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में अब ये जो गले की खराश है ये थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपको बॉडी के साथ फीवर भी आ जाएगा और इसके अलावा आपको सीवियर वीकनेस महसूस होने लगेगी, अनईजीनेस टाइप का महसूस होने लगा। कोई पर्टिकुलर ऑर्गन में ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है तो वो ऑर्गन पेन हो सकता है, कुछ भी व्हाटसोएवर कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। इस स्टेज में आपको ब्लड रिपोर्ट में चेंजेस भी दिख जाएंगे। इसमें TLC काउंट बढ़ा हुआ नज़र आएगा, ESR बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है, CRP रेज हो सकती है, बाकी सारे जो मार्कर होते हैं इंटरल्यूकिन 6, TNF गामा रेज हो सकता है। तो ये मल्टीपल ऑफ द मार्कर्स हैं जो इसमें नज़र आएंगे कि रेज हो गए हैं, यानी कि हम इसको कहते हैं कि यहाँ पैथोलॉजी सेटल हो चुकी होती है। जबकि स्टेज 1 में फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो दिखेंगे, वहाँ दिखेगा कि TLC 8000, 9000, 10 तक पहुँचा, 12 के ऊपर नहीं गया है। लेकिन यहाँ आपको सिग्निफिकेंट पैथोलॉजिकल चेंजेस दिखने लगेंगे। स्नोफिल काउंट रेज हो सकता है, TLC रेज हो सकता है। अब यहाँ आपको प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ भी आप डाइट रेजिमाइन नहीं छोड़ेंगे। लोग सबसे पहले तो डाइट रेजिमाइन से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उसके बाद तब दवाइयाँ जल्दी शुरू कर लेते हैं। लेकिन हकीकत में है डाइट रेजिमाइन को फर्स्ट प्रेफरेंस एसोसिएटेड विथ मेडिकल इंटरवेंशन ऑफ द अकॉर्डिंग टू डिजीज। तो यहाँ स्टेज 2 में भी होम्योपैथी और एलोपैथी का इक्वल रोल है। यदि हम किसी मरीज को न ठीक कर सकें स्टेज 2 में होम्योपैथी से तो इट इज़ माई ड्रॉबैक, ये होम्योपैथी का ड्रॉबैक नहीं है, टू द फ्रैंक। तो यदि हम अपनी गलती मान सकते हैं, ये होम्योपैथी की गलती नहीं। स्टेज 2 में जहाँ फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन दिखाई दे रहे हैं वहाँ आपको तरीका आना चाहिए। ज़्यादातर लोग वो क्लासिकल होम्योपैथी और पता नहीं क्या क्या होम्योपैथी करते हैं जिसमें सिंगल डोज में आराम देना चाहते हैं। ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेज में नहीं होता। मैं उस चीज़ को इलाज नहीं मानता हूँ जहाँ 100 लोगों के इलाज में 10 लोग सही होते हैं, 90 लोग नहीं सही होते हैं। इलाज उसको माना जाता है जहाँ 100 लोगों के इलाज में 50 लोग सही होते हैं, एटलीस्ट 50% से ज़्यादा लोग सही होते हैं। तो इसीलिए स्टेज 2 में जहाँ पैथोलॉजिकल चेंजेस आपको सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहे हैं, स्नोफिल काउंट रेज हो गया है, TLC रेज हो गया है, CRP रेज हो गया, ऐसे कंडीशन में आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। यदि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो बीमार होने से लेकर अभी तक की पूरी केस हिस्ट्री ले लेगा, उसमें मॉडलिटी डिसाइड करेगा, एलिमेंट डिसाइड करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से मिनिमम दवाइयाँ दे देगा। बस ऐसे लोग यदि होम्योपैथिक तबके से बिलोंग करते हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो उनके लिए एक सजेशन है, दवाइयों को इसमें फ्रिक्वेंटली रिपीट करना पड़ता है, कई बार 10-10 मिनट पे भी रिपीट करना पड़ता है। एक्यूट फ्लेयर अप ऑफ डिजीज़ है, इमीडिएटली आप उसे दवाइयों को दीजिए, सेटल हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बढ़ते हुए फीवर में कभी भी होम्योपैथिक दवा नहीं देना चाहिए। आप भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। लोग कंप्लेन करते हैं कि सर होम्योपैथी पहले बढ़ाती है। अरे भैया क्यों नहीं बढ़ाएगी, आपने पैथोफिजियोलॉजी तो समझी नहीं। जब किसी भी फीवर का एक्यूट एग्जैगरेशन हो रहा हो तो मैं जो करता हूँ वो क्या करता हूँ कि मरीज़ की जान नहीं लेंगे ना, मरीज़ को परेशान किए बिना भी तो सही किया जा सकता है। यदि वो एक टैबलेट पैरासीटामॉल खा लेगा तो उसमें कोई बुराई है क्या? उसमें होम्योपैथी का अपमान तो नहीं हो गया ना। तो एक्यूट फ्लेयर अप ऑफ कंडीशन में यदि मरीज़ बियर कर सकता है तो आप उसे पट्टी करिए, कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए, फीवर को सेटल होने दीजिए। जब फीवर डिक्लाइन हो रहा हो तब होम्योपैथिक दवा शुरू करिए। अदरवाइज़ चढ़ते हुए बुखार में यदि आपने होम्योपैथिक दवा दी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वो तुरंत टेम्परेचर को रेज करती है और 104-105 डिग्री तक पहुंचा देगी। तो ज़रूरी तो ये भी होता है जानना कि कब करना है कब नहीं करना है। ऐसे कंडीशन में आप सेफ़र साइड में चलते हैं तो आप उसको एक पैरासीटामॉल रिकमेंड कर दीजिए। टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा, एक ही बार देना पड़ेगा पैरासीटामॉल, उसके बाद नहीं देना है। ज़रूरत पड़े तो, आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग पैरासीटामॉल ईच एंड एवरी केस, लेकिन जब ज़्यादा सफरिंग होती है तो करना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी दवाइयों को फ्रिक्वेंटली रिपीट कर लीजिए। ये जो एक्यूट सेकेंड स्टेज ऑफ द डिजीज़ है ये यहीं के ही सेटल हो जाएगी। कुछ दिनों में आप डाइट रेजिमाइन के साथ और रेस्ट के साथ चलेंगे, मरीज़ ठीक हो जाएगा और उसके बाद दवा बंद कर देंगे। अब आते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 3 में मरीज़ लापरवाह है, पेट में दर्द हो रहा है, वो दवाइयाँ खा रहा है, पेन किलर इग्नोर कर रहा है। सर में दर्द हो रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। उसको जॉइंट पेन हो रहा है, रह रह के इंटरमिटेंट टाइप के
पेन हो गए, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, यहाँ से वहाँ तक पेन माइग्रेट कर रहा है, बैक में पेन हो रही है, यूरिन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी जलन हो रही है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया इन सारी चीज़ों को। अब वो जो पैथोलॉजी में चेंजेस हैं वो आपकी बॉडी का वो जो सबसे वीक पार्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। इसलिए कई बार हम लोग ये भी बोलते हैं कि कई बार तो होम्योपैथी में प्रेडिक्टेड भी हो जाता है कि कहाँ जाके पैथोलॉजी सेटल होगी। जैसे एक आदमी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है यूरिन में और वो बहुत दिनों तक इसे इग्नोर कर रहा है, आगे चल के हो सकता है वो स्टोन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाए, हो सकता है वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाए, हो सकता है वो ब्लैडर पैथोलॉजी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाए। तो मल्टीपल ऑफ द चीज़ें हैं जिसके टर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है। एक आदमी को जॉइंट वीकनेस की पहले दिक्कत है, ऐसे कंडीशन में जब पैथोलॉजी सेटल होगी हो सकता है वो जॉइंट में सेटल हो जाए। एक आदमी जो ढेर सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस से सफ़र कर रहा है, बहुत दिनों तक अपनी जो आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशन उसके साथ हो रही, जो ब्रूडिंग और बाकी मेंटल सेटबैक से वो गुजर रहा है, हो सकता है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है वो बीमारी पर आप ध्यान ना दें तो पेट में दर्द हो रहा आपने ध्यान नहीं दिया, अपेंडिसाइटिस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है, बॉवेल इन्फ्लेमेशन के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है, वो लीवर सिरोसिस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है, लीवर की अलग पैथोलॉजी गॉल ब्लैडर के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है कार्डियक ट्रबल वॉल्वुलर डिजीज़ के फॉर्म में प्रेसिपिटेट। अब यहाँ ऑर्गन में जा रही हो बीमारी, यानी कि आपने स्टेज 2 को यदि ध्यान से नहीं समझा तो अब वो डिजीज़ एक पर्टिकुलर ऑर्गन सेलेक्ट करेगी जहाँ के जाके वो सेटल हो जाएगी। ऑर्गेनिक डिजीज़ होने के बाद से अब यहाँ से धीरे धीरे होम्योपैथी का स्कोप कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ दोस्त। यूट्राइन फाइब्रॉयड है, एक औरत को रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है, मीनोरेजिया और मेटोरेजिया हो रहा है, वो इग्नोर कर रही है, कभी यहाँ दिखा रही, कभी वहाँ दिखा रही, कभी वहाँ दिखा रही है, ठीक है, और वो दिमाग में उसके भरा हुआ है कि केवल हम एलोपैथी से सही होंगे बड़े डॉक्टर को देख के। तो बड़ा डॉक्टर तो कोई नहीं होता, बड़ा डॉक्टर वही होता है जो मरीज़ को सही करे। तो ज़रूरी क्या है कि यदि आप इस तरह की दिक्कतों को इग्नोर करेंगे तो नो डाउट आगे चल के वो बीमारी किसी ऑर्गन में सेटल हो जाएगी। जैसे यूट्राइन फाइब्रॉयड के फॉर्म में खुला, आप अपने पीरियड्स को ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लड़कियां पीसीओडी आजकल की डेट में बहुत कॉमन सी बीमारी है भाई, नहीं ध्यान दी, शादी हुआ, फैमिली प्लानिंग गड़बड़ हो रही है, इनफर्टिलिटी कॉज हो जा रही है। एक औरत बहुत दिनों से स्ट्रेस है, अपने अकॉर्डिंग अपने इन्वायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाई है, आगे चल के इनफर्टिलिटी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है। फीमेल सेंसिटिव होती हैं, दैट्स वाई इन्वायरमेंटल कंडीशन का सबसे ज़्यादा असर उनके ऊपर पड़ता है और उनको सबसे ज़्यादा बीमारियां होती हैं, खास करके फीमेल जेनिटल्स रिगार्डिंग। तो इस तरह से एक ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में पैथोलॉजी एक ऑर्गन में सेटल हो जाए, लेकिन यहाँ भी होम्योपैथी का स्कोप अभी भी है। यदि सही तरीके से केस हिस्ट्री ली गई, पुराने सारे प्रोसेस को कोरिलेट किया गया, मॉडलिटी और कंकॉमिटेंट क्लियर कट मिल जाते हैं, पिक्चर ऑफ द डिजीज़ का फ्रेम सही बन जाता है, नो डाउट होम्योपैथिक दवाइयाँ मैजिकल काम करती हैं। ढेर सारे केसेस में यूट्राइन फाइब्रॉयड मैंने डिज़ोल्व किए हैं, प्रोस्टेट को ठीक कर लिया है, किडनी स्टोन बहुत जल्दी निकल जाता है, गॉल स्टोन छुआ नहीं जाता है, यदि मरीज की उम्र 50 साल से ऊपर हो, कैंसर बनाता है, ऐसे केसेस को सर्जिकल है उसको छोड़ दीजिए। इसीलिए मैंने बोला ना, स्कोप और लिमिटेशन सबको मालूम होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यदि गॉल स्टोन है और यदि वो 10 mm से ऊपर है, कई लोग हमसे भी लोग इंसिस्ट करते हैं डॉक्टर साहब एक कोशिश करके देख लीजिए। ठीक है भाई, यदि सेफर साइड का केस है तो हमने एक बार कोशिश कर ली, 2 महीने बाद के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में चेंजेस आए तो देखेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। किसी को रेस्पिरेटरी कंप्लेन हो रही है, स्नोफिल काउंट रेज हैं, ठीक है, ऐसे केसेस होम्योपैथी से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। लेकिन किसी को लीवर एब्सेस हो गया है तो नो डाउट उसको कहीं ना कहीं कुछ एलोपैथिक दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। किसी को कैंसर हो गया है, किसी एक ऑर्गन में सेटल हो गया है, कभी छेड़िएगा नहीं आप उसे। यदि कैंसर डायग्नोस है, इमीडिएटली उसे हायर सेंटर पर रेफ़र कर दीजिए, उसमें होम्योपैथी का यूज़ न करिए जब तक कि आपकी प्रैक्टिस 15-20 साल की ना हो जाए और जब तक कि आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना हो जाए कि आप उस कैंसर के केस को डील कर सकें। जो लोग करते हैं वो होम्योपैथी को बदनाम करते हैं। ये हो गए स्टेज 3 जहाँ ऑर्गेनिक डिजीज सेटल होती है। अब स्टेज 4 में आते हैं। स्टेज 4 में मल्टी सिस्टमिक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब एक ही सिस्टम इन्वॉल्व नहीं रहा, किडनी भी हो गई, लीवर भी हो गया, हार्ट भी हो गया, फेफड़ा भी हो गया, किडनी भी हो गई, सब जवाब देने लग रहे हैं, सीरम किडनी रेज हो रहा है। उसके बाद कार्डियक डिसऑर्डर कैरी ऑन हो रहे हैं, उसके बाद यूरिन में दिक्कत हो रही है, ब्लैडर पैथोलॉजी चल रही है, प्रोस्टेट बढ़ के इतना बड़ा हो गया है,
स्पाइनल डिसऑर्डर चल रही हैं, स्पाइनल डिजेनरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है, आदमी पैरालिसिस की तरफ जा रहा है, डिमेंशिया हो रहा है, उसके अलावा उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एट्रोफी हो रही है, ठीक है। तो जब ढेर सारे मोर देन 2 ऑर्गन जब एक साथ इन्वॉल्व होते हैं उसको मल्टी सिस्टमिक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ऐसे मल्टी सिस्टमिक ऑर्गेनिक डिसऑर्डर के एक्यूट एग्जैगरेशन को होम्योपैथी में कभी डील नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेज में मैं दवा देता हूँ, वो भी कंसेंट के साथ, जब मरीज़ एडमिट हो और एलोपैथिक वाले डॉक्टर बोल देते हैं हॉस्पिटल में सर अब भगवान ही इनका भरोसा करें, भगवान के सहारे ये हैं, तो ठीक है भाई, भगवान के सहारे हैं तो हम कुछ दवाइयाँ दे के देख लेते हैं। इन स्टेज ऑर्गेनिक डिजीज़ में होम्योपैथी का बहुत लिमिटेड स्कोप है। एक्यूट एग्जैगरेशन को हॉस्पिटल में मैनेज किया जाना चाहिए। यदि वहाँ से मरीज़ बच के आ जाता है तो उसके बाद होम्योपैथिक दवाइयों का रोल शुरू हो जाता है। CKD के केसेज में सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा रेज हो गया, गलती से मत कोशिश करिएगा उसको मैनेज करने के लिए। मरीज़ की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सपेरिमेंट की तुलना में, तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सेफ़र साइड में चलिए। एक जो किडनी का स्पेशलिस्ट है उसकी नॉलेज आपके नॉलेज से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एक जो कार्डियक स्पेशलिस्ट है उसकी नॉलेज आपसे ज़्यादा अच्छी है। आई एम टेलिंग टू द होम्योपैथिक डॉक्टर, उसके नॉलेज को आप कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए, चैलेंज मत करिए। तो जहाँ मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं वहाँ नो डाउट वो जो है वो डॉक्टर ही काम करेगा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, अदरवाइज आप हाथ डालेंगे बदनामी होगी। लास्ट में कई बार मरीज़ ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब आपने जो दवा दी उससे हमारी दिक्कत तो बढ़ गई। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। यदि आपको प्रैक्टिस करने का सही तरीका आता है तो हमने अपनी 15 साल की हिस्ट्री में कभी भी होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं देखा। यदि आपको सही तरीका मालूम है, कब क्या दवा नहीं यूज़ करनी है ये मालूम होना चाहिए। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है, एक्यूट एग्जैगरेशन होता है, मैं इस बात को मानता हूँ। एक्यूट एग्जैगरेशन को मैनेज करने का एक अलग तरीका होता है, वो आपके टीचर या फिर आपका एक्सपीरियंस बताएगा आने वाले टाइम में। कई बार दवाइयाँ देने से कुछ कंडीशन फ्लेयर अप हो जाती हैं और मरीज़ ब्लेम करने लगता है कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत तो नहीं थी, ये भी हो गई। तो उसमें मरीज़ को समझाना पड़ता है। जैसे समझिए मेरी बात, किसी आदमी को गले में खांसी थी, कफ हो रहा था और मैंने उसको दवा दी और पता चला उसको एब्डोमिनल पेन होने लगा। तो पेन का कोई ना कोई कॉज होगा ना भाई, बिना कॉज के तो पेन नहीं होगा। तो यदि पेन हो रहा है तो हमें अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। हो सकता है वो स्टोन वहाँ फंसा हुआ हो और मरीज़ को एसिम्प्टोमेटिकली मालूम भी ना चल रहा हो, और हमने दवा दी तो वो भी फ्लेयर अप हो गया। वो बताने लगा कि भाई हम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेरा भी इलाज करो। तो होम्योपैथिक डॉक्टर ये समझ नहीं पाते हैं या मरीजों को समझा नहीं पाते हैं। जब भी किसी को होम्योपैथिक दवा देने के बाद से किसी अदर ऑर्गन में कोई भी आपको फ्लेयर अप ऑफ द सिम्टम दिखे तो दैट्स मीन वहाँ भी कुछ पैथोलॉजी चल रही है और उसको इन्वेस्टिगेशन करवाइए, उसका भी ट्रीटमेंट करिए। ये होम्योपैथी की ब्यूटी होती है। इसीलिए जो लोग हेल्दी हैं वो लोग भी 6 महीने में एक बार सल्फर 6 की 3 खुराक ले लिया करें, 5-5 बूंद, तो कम से कम बॉडी में जो दिक्कतें चल रही हैं उसको वो सामने ला देगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर करिए, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लाइए और स्वस्थ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।